सूरत हाल के बारे में। बहुत शुक्रिया। आपने स्टार्ट किया जज दिलावर साहब के लंदन के विजिट से, तो मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है। मेरे भी एक दो दोस्त हैं वहाँ पे जी सर, जो उस प्रोग्राम में ही एक तरह से शामिल हैं। जी जी, वो शुरू से ही देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो ये जज साहब जो है, ये एक बात तो उन्होंने क्लियर की कि ये जज साहब जो गए हैं ये कोई इमरजेंसी बेसिस पे इस वजह से नहीं वहाँ भागे हैं कि वो इमरान खान को उन्होंने सजा दे दी है और रातों रात गायब हो गए। ये तो एक लोगों ने अपना एक इंटरप्रिटेशन कह दें। इनकी ये रिकमेंडेशन जो हुई थी ये तकरीबन 3-4 महीने पहले, वो ये उससे भी ज्यादा पहले हुई थी, और 6-7 जजेस गए हैं पाकिस्तान से। कुछ रिकमेंड किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और पेशावर हाई कोर्ट ने भी शायद किसी को रिकमेंड किया। तो ये 6-7 जजेस गए हैं, उसमें ये एक है। लेकिन जब ये पहुंचे हैं वहां पे, और फिर वहां पे जो प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुआ है उनके यूनिवर्सिटी के सामने, और शुरू तो किया एक दो वहां के एक्टिविस्ट हैं और इसमें और लोग आते जाए, और फिर मुझे एक साहब ने बताया जो शामिल है इस सारे प्रोसेस में कि जी हजारों मैसेजेस आ गए उनके पास, ईमेल के, पता नहीं किस किस तरह के, व्हाट्सएप पे, हर तरफ से भरमार हो गई, इतनी हो गई कि उनकी यूनिवर्सिटी के जो लोग थे वो परेशान हो गए कि जी ये क्या हो रहा है और वो उनको हैंडल करना मुश्किल होता। फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया गया, वहाँ की सिटी पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, सिटी के जो एम्बेसडर हैं उनको, हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर, उनको इन्वॉल्व किया गया कि भाई ये क्या हो रहा है। और ये जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, अक्सर लोग गाली गलौज भी करते हैं, मतलब ठीक नहीं है लेकिन करते हैं लोग, आम लोग भी करते हैं। खैर, तो वो फिर डराने धमकाने वाली बातें उनको आई, तो वो बहुत एक बड़ा सीरियस क्राइसिस उस यूनिवर्सिटी के लिए क्रिएट हुआ है इनकी वजह से। और ये इन्होंने जो कुछ भी उन्होंने करना था वो तो करके गए, लेकिन वो वहां जाके अल्लाह करे कुछ सीख के आ जाए कि किस तरीके से इंसाफ करना होता है, किस तरीके से इंसाफ को ऐसा करना चाहिए कि नजर आए कि जी हमने इंसाफ किया और हम भी कोई सही मुंसिफ है। मगर वहां वो एक एम्बैरेसमेंट एक तरह से इस वक्त बने हुए हैं पूरी यूनिवर्सिटी के लिए और पूरे उनके सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कि जी यहाँ कोई ऐसा वाकया ना हो जाए, कोई मारपीट ना हो जाए कुछ। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और हमारा मकसद इन मोतबर शख्सियात को लाने का मकसद ही ये है कि इतनी फ़ेक न्यूज़ है, इतनी फ़ेक न्यूज़ है कि कुछ लोगों ने जैसे कहा कि जी ये 3 तारीख को शख्स को चेंज किया गया और 4 तारीख को फैसला 5 और 1 दिन के बीच में इनको ट्रैवल करवा दिया गया। शाहीन सहबाई साहब ने मुकम्मल तौर पर 6 to 7 मंथ्स को ये फ़ैसला हुआ था। 6 से 7 के करीब लोग पूरे पाकिस्तान में से जजेस गए हैं। अब सर एक और जो ख़बर है, और ज़ाहिर है जैसा आपने कहा कि अपने फ्रेंड्स एंड आपके रिसोर्सेज आर देयर, एक और है कि ही लेफ्ट दैट जो कोर्स है इन बिटवीन, और वो यहाँ से निकल के कहीं और चले गए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट बिलीव एनी ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर ऑल रूमर्स एंड फेक न्यूज़। ही इज़ इन द कोर्स, येस इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, थ्रेट्स लोगों ने दिए हैं विच आई डोंट रिकमेंड कि अगर आप रिकमेंड करते हैं तो बहैसियत कौम हम अपना माइंड, वी मस्ट माइंड आवर लैंग्वेज। आपकी और मेरी लैंग्वेज जो है वो यकीनन बेहतर होना ज़रूर चाहिए। चलिए सर, ये तो बात होगी हुमायूं साहब का। अब आप जब देखते हैं, और मुझे ये बताइएगा कि हुमायूं साहब की इलेक्शन कमीशन ने, सॉरी FIA ने 1 दिन के बीच में फ़ैसला कर दिया कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जितना मटेरियल था वो उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी और किसी ने डाल दिया था। बड़े फ़नी कार्टून्स हैं और बहुत उल्टा पुल्टा मवाद है। तो उन्होंने उस मवाद को आज तक हटाया भी नहीं है। तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा केस देखा कि अगर कोई जज उसकी फेवर्स किसी के साथ हों या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, मगर फिर भी वो अपनी सीट के ऊपर बराजमान रहे और फैसला करे? आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिनेरियो देखा?
देखिए, मैंने जो शुरू में बात की वो मैंने जज दिलावर साहब को या हुमायूं साहब को डिफेंड बिल्कुल नहीं किया। जो कुछ उन्होंने किया और जिस तरीके से किया, इनडिफेंसिबल है। हम्म। उन और जिन लोगों के कहने पे किया या जिनके प्रेशर में किया या अपनी मर्जी से किया, ये मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि FIA जो वो एक दिन में सारी तहकीकात करके और वो फेसबुक को कहेगी कि ये गलत है और ये सब, ये नहीं है। वो जब एक दफा लाइमलाइट में आ गए, वो फंस गए और उनका एक्सपोज हो गए कि ये तो बायस रखते हैं, ये तो बड़े। और मुझे किसी और ने बताया कि वो कुछ इनकी रिश्तेदारी वगैरह भी है, मौलाना फजल रहमान के किसी किसी साथी से, दोस्त से या उनके रिश्तेदार से, कोई बन्नू वगैरह के एरिया के हैं ये। तो अच्छा। वो, जी जी, तो वहां पे मौलाना के भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो ये पुरानी इनकी जिसे कह लेना दुश्मनी है या हेट्रेड है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ। खुनस ज़ाहिर है आपको पता है कि JUI के जनाब फजल रहमान साहब PDM का उनका हिस्सा है। उन्होंने इमरान खान साहब ने उनका पूरा दरबार उखाड़ के फेंक दिया। KPK से इमरान खान साहब ने उनकी पूरी पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया। वो -0 हो गए। वहां पे उनकी पूरी एक बड़ी से था नेशनल पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो बहुत बड़े प्लेयर थे और उन सबको जीरो कर दिया इमरान खान ने। उनके खिलाफ तो ये सब कुछ होना है। जज साहब ने जो कुछ ये किया, ये पुराने इनकी ज़ाहिर नापसंदीदा समझते थे इमरान खान को। और इनको जब सेलेक्ट किया गया इस केसेस के लिए, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कोई ये आम तरीके से या रूटीन में हो गया। सोच समझ के देख दाख के सिलेक्ट किया गया और उनको फिर प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और किया जाएगा। तो ये बात तो सारी समझ में आती है कि ये FIA भी कहेगी कि ये ठीक है। और वो अगर वापस आ गए, जितनी जल्दी उनसे कहा जाएगा कि वापस भी ना आए, वो भी थोड़े दिन आप वहां बैठे और वहां भी अगर कोई क्रिएट होता है मसला तो वहां भी उनको हेल्प दी जाएगी। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड तो लगता है कि ये सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है। और पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में हर एक उठ के कोई फौरन ही अपनी मर्जी से नहीं कर देता है सारा काम। हम तो कहते हैं कि जी खाली ये सेशन जज नहीं बल्कि ऊपर की बड़ी बड़ी कोर्टें, हाई कोर्टें, सुप्रीम कोर्टें तक जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती और ऐसे ऐसे फैसले करती हैं कि जो आदमी हैरान रह जाता है। तो ये तो अभी छोटे छोटे से जज हैं, यंग आदमी है और इनकी वीडियोस भी बहुत, यानी अब लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि इनकी बहुत ही खराब वीडियोस जो हैं वो भी अब यूट्यूब पे और ट्विटर पे और उन सब पे चल रही हैं। तो उसकी वजह से लोगों ने कहा कि इनको ब्लैकमेल किया गया कि जी हम ये वीडियोस जो हैं तुम्हारी पब्लिक रिलीज कर देंगे। और उन्होंने जब अपना काम वाम कर दिया इमरान खान साहब का, तो फिर उसके बावजूद भी वो वीडियो रिलीज हो गई। अब ये उनकी किस्मत है या जो भी वो समझे। बहरहाल वेरी सैड, वेरी सैड। हालात उनके लिए हालात अच्छे नहीं है। वो भी नया नया उनका कैरियर है, यंग आदमी है और उन्होंने अपने आप को इतने बड़े एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल मसले में फंसा दिया है कि अब वो सारी उम्र उनके ऊपर ही एक धब्बा लगा रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। जहां आप इतनी बात करें, अभी आपने इनकी वीडियोस रिलीज़ होने के बारे में बात की है। बहुत पाकिस्तान की मतलब ये तो बहुत ही गिरी हुई सूरत हाल है। मरीम नवाज़ साहिबा का एक क्लिप जो बड़ा वायरल हुआ है और ये वो बात कर रही हैं हामिद मीर साहब के साथ, अगर आपको सुनने का मौका मिला हो तो, जिसमें वो कहती हैं मेरे पास चंद एक वीडियोस हैं, ऑडियोज़ भी हैं जिनको मैं रिलीज़ करूँगी। यानी आज के दौर में पाकिस्तान के उमरा, शरफा, सियासतदान फ़ख्र महसूस करते हैं ये बताने में कि किसी की नंगी तस्वीरें या इस तरह की हालत की जो वीडियोस हैं उनके पास। जी जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, देखिए मरियम साहिबा के बारे में तो ये मशहूर है कि वो वीडियो रानी उनका लक़ब दिया गया लोगों ने कि उनके पास हर एक की तस्वीरें रखी होती हैं या जमा की होती हैं या बनाई होती हैं, जैसे भी उनके पास होती हैं। और वो लोगों को वक्त पे जब भी वक्त आता है वो उसको इस्तेमाल भी करती हैं। और वो खुद आके वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही है, वीडियोस रिलीज करती रही हैं, आपने भी देखा होगा वो। और कहते रही है कि जी मेरे पास अभी और भी बहुत हैं। तो वो तो इस बात में कोई उनकी शर्म नहीं महसूस होती कि वो ये काम जो कर रही है ये कोई बुरा काम है। ये कोई करने का काम नहीं है कि आप लोगों की प्राइवेट वीडियोस जो है वो जमा करें और उसके बाद उनको फिर आप
पब्लिकली दिखाने की धमकी दे के ब्लैकमेल करे, ये कोई अच्छे सियासतदानों का या अच्छे लोगों का काम नहीं है। मगर करती हैं वो, और ऐलान करती हैं, तो लोग फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए डरते भी हैं। बहुत से लोग छोड़ जाते हैं, बहुत से लोग उनको काम करते हैं जो वो कहती हैं। तो ये उनका एक तरीका है सियासत का। अब इसका क्या कहा जा सकता है? सही। उनको अल्लाह हिदायत दे और क्या। सही सर, मेरा एक सवाल आपसे जो है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जब लेवल प्ले फील्डिंग की बात हो रही थी कि इमरान खान साहब के ऊपर वही कुछ किया जाएगा, उनको डिसक्वालीफाई भी किया जाएगा, और मीन वाइल जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी सज़ाओं को भी माफ़ कर दिया जाएगा ताकि एक ही लेवल की गेम होनी चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब जब इंग्लैंड से निकले थे और उसके बाद दुबई में आए थे, दुबई के बाद सऊदी अरेबिया गए थे, वो हमेशा से खुदा हाफिज़ इंग्लैंड को कह के निकले थे। मगर क्या वजह है, क्या पाकिस्तान के इदारों ने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार किया है? क्या उनकी लाइन शहबाज शरीफ साहब के साथ बेहतर तौर पे सेटल हो गई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब दुबई से वापस इंग्लैंड पहुंच गए हैं? ही वाज सपोज टू रीच पाकिस्तान। जी 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 जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दूं, जो आज आपने एक बिलावल साहब की तकरीर का भी जिक्र किया जी सर। कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने तकरीर फरमाई है और बड़ी बातें की है कि जी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया कि ये जो कुछ अब आज हो रहा है, कल ये हमारे दूसरों के साथ भी यही होगा। एग्जैक्टली यही खतरा है नवाज शरीफ साहब को भी, इसलिए वो नहीं पाकिस्तान में आए और ना रुक रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि जिस दिन ये इमरान खान साहब को इन्होंने एक तरह से सियासी तौर पे या लीगली ठिकाने ठिकाने लगा दिया। ठिकाने लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने मार दिया उनको, रिलीज कर लेकिन दिया। जी हाँ, उनको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया या उनको आपने साइड पे कर दिया। और वो थ्रेट अगर नहीं रहे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अगर इमरान खान की थ्रेट खत्म हो गई, तो अगला टारगेट इस्टेब्लिशमेंट का नवाज शरीफ और जरदारी साहब है। ये सबको पता है। ये हमारे आर्मी चीफ साहब, मुझे भी पता है, कई जगह भी अपनी तकरीरों में कह चुके हैं। और पब्लिक लोगों ने बाकायदा कोट किया, उन्होंने खुद सुना कि जी उन्होंने ये कहा है कि मैं इन सब चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मतलब एक एक करके निपटूंगा लेकिन छोड़ूंगा किसी को नहीं। अब वन इन बाय लोगों वन, को वन बाय वन उन्होंने बिल्कुल ये वन बाय लफ्ज़ वन। कहा। सर, आपने अच्छा। आपने बड़ी कमाल की बात की तरफ निशानदेही की। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मैं जरदारी साहब को कहूँगा और मियाँ साहब को कहूँगा कि वो जो 30 साल आपने भुगता, हम नहीं चाहते कि मैं और मरियम शरीफ साहिबा वही भुगतें। तो इदारों को अपने अपने सर्कल में या अपनी अपनी बास्केट में रहना होगा और अपने अपने सर्कल में रहते जी हुए जी। काम। ये सर आपका ख्याल है कि इदारे इतनी बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? ये अब इनको याद आ रहा है इन सर्कल में रहते वक्त, जब ये इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई का ये पूरे पीछे पड़े हुए थे और जो उसका भुरकस उन्होंने निकाला इदारों ने, उस वक्त इनको याद नहीं आता। और ये आना उस वक्त था कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये सियासत, एक सियासी पार्टी है, सियासत आप ये ना करें। क्योंकि इनको अगर ये डर होगा, अगर सही तौर पे वो डरे हुए, असल में वो इमरान खान की वजह से पॉलिटिकल लड़ाई वो नहीं लड़ सकते, उनसे उनके इलेक्शन में नहीं जीत सकते, वो डर गए। तो उन्होंने इनका सहारा लिया कि जी तुम मेरे दुश्मन को मार दो और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के हुकूमत करूंगा। बेवकूफी की बात है। अगर वो उसको मार देगा, वो तुम्हें फिर कहां से छोड़ेगा? तुम भी तो उसी कैटेगरी में आते हो, उससे बुरी कैटेगरी में आते हो। वो तो 3 साल हुकूमत किया था, तुम तो 30 साल हुकूमत करके आए हो और बैठे और बड़े बड़े पता नहीं पहाड़ों में जैसे केस है, तोशा खाने के तोशा खाने पूरे हजम कर गए हो तुम लोग। तो तुम्हें छोड़ देगा वो, और एक कुछ बंदे को यानी अगर साइड हटा दिया तो। अब इनको ये समझ आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जब तो ये आप देखेंगे, जब से ये अबूरी हुकूमत का खेल शुरू हुआ है ना, वो कहते हैं कि जी हमारा बंदा हो, वो कहते हैं हमारा बंदा हो, वो कहते हैं मेरा अपना घर का बंदा हो, वो कहते हैं मेरी पार्टी का बंदा हो। एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं नहीं हमारा बंदा हो। ये आपस में अंदर की लड़ाई अब ये चल रही है। और अब ये आखिरी दिन हो गया आज, कल सुबह से नई हुकूमत इनकी चली जाएगी, अभी तक फैसला नहीं कर सके वो।
और ये इसलिए नहीं कर सके कि इन सबकी आपस में लड़ाई है, और देखिएगा आखिर में एस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा लगाएगी, ये दोनों पार्टियां हाथ मलती रह जाएंगी, और फिर इनको याद आएगा कि यार ये क्या हो गया अब ये हमारे क्या साथ। हो गया, मगर आप भी ना ऊंची के उनके कान में बात ना पड़ जाए। नहीं नहीं, कान में बात क्या पड़ी, उनको पता है ये, और ये होगा उनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, देखिए आप सियासतदान हैं तो सियासतदान अपने प्रोफेशन का तो ख्याल रखें। हम लोग पेटी भाई हैं, या आप ये फौजी फौजी पेटी भाई हैं, जर्नलिस्ट सब मिल जाते हैं पेटी भाई हैं, भाई आप भी तो सियासतदान हैं, आप भी तो पेटी भाई बन जाएं, ताकि अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को तो आप मिलके बचा सके। ज़ाहिर है पर्सनल इंटरेस्ट है या पार्टी का इंटरेस्ट है, वो तो बाद में आता है। सर कलेक्टिव इंटरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, आज मेरी रऊफ हसन साहब से बात हुई और एक नया फैक्ट खुला। ये सब मित्रा का इलेक्शन हुआ था जिसमें कहा गया कि वो जो एक कैंडिडेट जीता है उसने बड़ा हम्बल पैगाम भी दिया कि मेरा लीडर जेल में है और मैं जीत गया हूँ, और उसने मुझे अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था। एक कैंडिडेट जो जीते हैं वो पीटीआई से हैं, दूसरे कैंडिडेट जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं, मगर जो सेकंड इन पोजीशन है बेसिकली वो पीटीआई से थे। मगर आज मुझे रऊफ हसन साहब ने बताया कि बेसिकली जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो भी पीटीआई के हैं। अब वो कैसे पीटीआई के हैं कि उनके भाई पीटीआई से थे और उनको किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। नाउ एक टिकट ऑलरेडी इशू हो चुकी थी, तो फिर वो एज एन इंडिपेंडेंट लड़े हैं, बट बेसिकली ही इज़ पीटीआई एंड ही इज़ कमिंग बैक टू पीटीआई सर्कल। उन्होंने बिल्कुल सही होगा, बल्कि ये भी मैंने सुना था कि उस इलेक्शन में एक तो बिल्कुल क्लियरली जीत गए थे जो इलेक्शन था, जो दूसरा जिसमें ये कहते हैं पीटीआई वाले हारे हैं, वहां पे सारे रिजल्ट आ गए थे, 15-20 रिजल्ट रह गए थे, उनको रोका गया और उसके बाद कुछ मैनिपुलेशन करके जो भी आप रिजल्ट उन्होंने बनाया वो बनाया ताकि ये, मगर वो जो सेकंड जो फर्स्ट इन पोजीशन आए हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और बुनियादी तौर पर ही इज कमिंग बैक टू पीटीआई। इमरान खान साहब जेल में थे। अब ये इनको सबक इस बात ये करेंगे, ये कि ये वाला एग्जांपल रखे, अब वो पीटीआई को बैलेट बॉक्स पे ही नहीं आने देंगे, बैलेट पेपर पे ही नहीं आने देंगे, और फिर भी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट तो लोग खड़े होंगे, और इंडिपेंडेंट जो भी खड़ा होगा उसको पीटीआई ने सपोर्ट किया, इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया। लोगों को आजकल समझ आना और उनको इंफॉर्मेशन मिलना और उनको पहुंचाना इंफॉर्मेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, पुराने जमाने गए। आप एक उन्होंने ऐलान कर दिया, 2 मिनट में 5 मिनट में दुनिया भर को पता चल जाएगा कि जी हमारा कैंडिडेट ये है और इसका निशान क्रिकेट का बैट नहीं है, हॉकी है, चलो जी, तो वो हॉकी को जाके वोट देंगे, तो इनको समझ आ जाएगी कि जी अब हम क्या करें। तो ये अब मकसद इनका यही है कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को, पूरी पार्टी को वाइप आउट ही कर दें, बैलेट पेपर पे आने ही न दें। मगर इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे ना, लोग तो आएंगे, इंडिपेंडेंट को तो नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट भी आएंगे और ये बाकी पार्टियां भी आएंगी, तो बाकी पार्टियों का अपना खड्डा जो है वो तो है ही है, लेकिन इन अभी भी डर यही है कि ये पूरी तरह हम इनको वाइप आउट नहीं कर सकेंगे। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत से लोग कहते थे मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, मई में इलेक्शन हो जाएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। मेरा ख्याल है फ्रॉम द डे वन के इनके पूरे के पूरे काम मुकम्मल नहीं होने थे। यही हमारा ख्याल था कि 2023 में तो इलेक्शन नहीं होंगे। अब केयर टेकर गवर्नमेंट को जितने इख्तियारात दिए जा रहे हैं वो इसलिए कि IMF का मुतालबात हैं, देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स जिनको कंप्लीशन की तरफ जाना है। तो डू यू थिंक कि ये इलेक्शन 2 से 3 साल तक की ताख़ीर से भी हो सकते हैं या ऑन टाइम होंगे? क्योंकि फुर्तियाँ तो हुकूमत की बहुत हैं, वो इलेक्शन को 2 से 3 महीने में लेके जाने के लिए 5 दिन पहले ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे या 3 साल में इलेक्शन होंगे? देखिए, जो लोग हैं उनको तो अब बैठने नहीं दिया जाएगा, इनको तो हटाया जा रहा है। अब इलेक्शन से उन्होंने निकालना है, इलेक्शन अगर करेंगे तो फिर अभी जितनी जल्दी करेंगे उतना मुश्किल होगा उनको इमरान खान का फैक्टर इलेक्शन से निकालने में। तो वो एक तो वजह वो है कि जी वो डिले करें ताकि ये इमरान खान को डाइल्यूट कर सके, नंबर 1।
नंबर दो, जितना ये डाइल्यूट करेंगे, अब आप देखिएगा कि बाकी पार्टीज जो हैं उनको कान खड़े हो जाएंगे, उनके हाथ खड़े हो जाएंगे, नारे लगाना शुरू कर देंगे कि जी हमें भी साइड पे बिठा दिया। और अब मेरा तो पूरा यकीन है, जैसे अभी बिलावल साहब तो अभी से कहना शुरू हो गए, ये जैसे ये पूरी हुकूमत बनेगी और इन लोगों को नजर आएगा कि जी ये तो लंबे बैठने का प्रोग्राम है इनका, और ये सारे सियासतदानों के साथ हो गया हाथ, और ये सब जाएं और घर बैठे, और फिर इनकी मारपीट पकड़ सकड़ भी शुरू हो जाएगी अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की, तो फिर इनको समझ आएगा कि ये सबके साथ हो गया हाथ हमारे साथ। अब ये, मगर ये सिस्टम चल नहीं सकेगा, क्योंकि एक तरफ तो आपने इमरान खान को दबा दिया, नफरत इमरान खान की पार्टी में, उनके सपोर्टर्स में अब फौज इस्टेब्लिशमेंट के लिए बाकायदा नफरत है, यानी ये नहीं है कि कोई उसको अच्छा बुरा समझते, सीरियसली ये मसला क्रिएट हुआ है। और कितने बहुत सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, 60% 70% लोग कहते हैं। अब बाकी पार्टी जो रह गई हैं, आपने उनको भी धक्का दे के साइड पे कर दिया, तो वो तो पहले से ही आपको गालियां देते रहे कि जी हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, फलाना, ये नवाज शरीफ और जरदारी हुई है। तो ये सारे के सारे पॉलिटिशियन जो है ना, ये फिर एक ही टोकरी में, एक ही कोने में आ जाएंगे। और अब फिर देखें ये आपस में लड़ते हैं या इनसे लड़ते हैं, ये लड़ना तो इनको दोनों से पड़ेगा। अब या तो मिल जाए, इमरान खान को मान ले कि यार ठीक है, जो हो गया हो गया, हम सब मिलके लड़ते हैं इनके साथ, सही, या फिर सब मिलकर मार खाते हैं सही, सही। और ये मार खाएंगे फिर। सर, बरसगीर पाको हिंद में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही। अब पिछले एक साल से डिवाइड एंड रूल में इन्होंने लोगों को आपस में ऐसे लड़ा दिया, पोलराइजेशन अपनी इंतहा को पहुंच गई। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में शहबाज शरीफ साहब आज तक वज़ीर आला पंजाब रहे, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो उसका मज़ा नहीं था अभी उन्होंने लिया। तो व्हाट डू यू थिंक के देयर इज़ अ रिफ्ट, देयर इज़ एनी रिफ्ट डेवलपिंग बिटवीन शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ साहब भी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा शहबाज शरीफ साहब है, बिकॉज जैसे इमरान खान की एक वीक पॉइंट है कि वो हर बात को वक्त से पहले कह देते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में ये है कि वो भी कह देते हैं, झुकते नहीं, मगर शहबाज शरीफ साहब हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक के रहे और उसके मुताबिक चले। तो डू यू थिंक कि ये दोनों भाइयों के दरमियान भी रिफ्ट आ जाएगी और शहबाज शरीफ ऑफ कोर्स विल बी अ गुड फेलो? सकती है, मगर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ में इतनी ना तो हिम्मत है, ना इतनी जुर्रत है, ना वो इतने बड़े सियासतदान हैं कि वो अब भाई को भी छोड़ दें, पार्टी को भी छोड़ दें और इन फौजियों से मिल जाए और एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाए, तो फिर उनकी नौकरी करेंगे। और कोई पॉलिटिक्स नहीं, उनकी सपोर्ट कोई नहीं है उनकी। तो वो अगर उन्होंने नौकरी करनी है और जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है कि जी बस मुझे 3 साल 5 साल के लिए आपकी मैं नौकरी करने लगा, तो करे, तो वो तो फिर हर तरफ से बिल्कुल वो निकाले जाएंगे। भाई भी उनको डिसोन कर देंगे पार्टी से, तो वैसे ही उनका रोल कोई नहीं है। तो वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को या नून लीग को कोई नुकसान उनके जाने से उससे नहीं होगा। ये ऐसे बेशुमार आपने देखा होगा, ये जो काफ लीग थी, पूरी नून लीग काफ ओवरनाइट काफ लीग बन गई, और वो जाके मुशर्रफ साहब से मिल गए। और फिर क्या हुआ, नून लीग अपनी जगह बाद में फिर रिवाइव हो गई, नवाज शरीफ साहब क्योंकि अलग थे तो वो फिर दोबारा खड़ी हो गई। तो ये पार्टी जिसकी सपोर्ट करते हैं लोग, वो पर्सनैलिटी नवाज शरीफ है, वो शहबाज शरीफ उसको कोई ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। तो भारत ये कोशिश करने, मगर ये अब अगले चंद हफ्तों में अगर इनका ये क्लियर हो गया ना कि ये लंबा खींचेंगे, तो फिर ये नई हुकूमत जो है आपकी, और खासकर आपकी एस्टेब्लिशमेंट, पूरे सियासी जो स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं कि जी, जिसमें इमरान खान भी होंगे, जिसमें बाकी पीपल पार्टी भी होंगे, सिंध वाले भी होंगे, बलोचिस्तान वाले भी होंगे, नून लीग वाले भी होंगे, सब मिल के, जैसे पुराने जमाने में आरडी पीडीएम और इस तरह की जो बनती थी ज़िया-उल-हक के खिलाफ अलायंसेज, वो उस तरह की चीजें फिर बनना शुरू होंगी, और ये संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि आजकल की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, पुराने वाले लोगों से बहुत ही
अकल में क्या क्या कहना चाहिए, अकल में कम है, बस इतना ही काफी। वेरी सैड, वेरी सैड। सर मेरा एक यहाँ पर सवाल और आपके साथ आ रहा है। आपके नोटिस में मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को भी वो दिखा सकूँ, आपके नोटिस में भी वो वीडियो भी आई होगी जिसमें जनाब इसहाक डार साहब और पाकिस्तान पंजाब के जो हमारे वज़ीर आला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि बाहर के लोग चंदा भेजें बाकायदा। और आप डिड यू सी दैट और नो? जी, मैंने उसके क्लिप्स थोड़े देखे थे खबरों के, वो जो गए थे डेरे पे, वो जो बड़ा उनका जो वहां पे वेरी सैड जहाँ सर। जो इसहाक डार साहब जो वो जो मजार जो है वहां पे लोग जाते हैं, वो उनकी खाने वाने करते रहते हैं, और वो आप वो कहते हैं कि जी आप बाहर से पैसे भेजिए और यहाँ लोगों को देंगे, पका पका के खिलाएंगे, वो जो एग्जैक्टली लाहौर उन्होंने का। उन्होंने बिल्कुल ये लफ्ज़ कहा है कि हम ये क्लिप में आपको आवाज़ सुना सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम दिखा सकें, मगर हम, मेरा ख्याल है आवाज़ सुना सकते हैं। आमिर मुझे बता दीजिएगा। और यानी इस कौम को हिंदुस्तान चंद्रयान के ज़रिए चांद के ऊपर जाके पहुंच गया, और कहाँ की बात कर रहे हैं। मगर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी एक तो झंडे का जिक्र हो रहा है, कितने करोड़ का झंडा है जो लगाया जा रहा है। आवाम के पास रोटी नहीं है, पैसे के लिए वो नहीं है, झंडा लगाया जा रहा है। फिर वो लोग जो उनको फेवर करते हैं वो ये सर सुनिएगा, एक सेकंड आप भी सुन लीजिएगा, फिर इस पे तबसरा करते हैं कि जो हमारे इस जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, वो कौम को किस सिमत में लेके जा रही है कि पूरी दुनिया से अगर आपने सदका करना है, ज़कात करनी है, खैरात करनी है, तो साहब इनको ऑनलाइन पैसे दें। फिर फॉरेन फंडिंग होगी कि नहीं, इसका जिक्र करेंगे बाद में। ज़रा पैगाम सुन लीजिएगा। इसहाक डार जी, साहब भी यहाँ मौजूद थे, और ये हमारे केयर टेकर दाता गवर्नमेंट। दरबार का, मुझे दाता दरबार का नाम जी आप पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। अभी हमने उसका भी मिलकर अभी इफ्तिताह कर दिया है। तो अभी बहुत सारे जो पाकिस्तान में लोग नहीं होते या कई शहरों में भी होते हैं, तो ये साहब चंदों का जिक्र है जी। शाहीन साहब भाई साहब क्या फरमाएंगे कि जब हम हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। दे आर मेकिंग ड्रोन्स देमसेल्फ। 6 मुल्कों के बाद आज उन्होंने कहा है कि हर मुल्क जिसके साथ हमारी सरहदें मिलती हैं, चाइना से वो कम्युनिकेशन का चीज़ें और चीज़ें बाकी लिया करते होते थे, उन्होंने कहा कि हम अपने ड्रोन्स भी खुद तैयार करेंगे। कहाँ हिंदुस्तान और कहाँ पाकिस्तान कि हमने अपनी कौम को वो चादरों और चंदे के ऊपर लगाया हुआ। विल इट नॉट बी अ फॉरेन फंडिंग? दाता दरबार के सबसे बड़े आप कह लें सपोर्टर या मुजाहिद या फंड रेजर जो भी, ये हम शुरू से ये इसहाक डार साहब बड़ा क्लेम करते हैं कि जी मैं इसको फंड करता हूँ और मैं इनको पैसे जमा करके देता हूँ, वो खर्च भी करते हैं उन पे, और वो ज्यादातर गवर्नमेंट के पैसे इधर उधर से जो लोगों से अपने सपोर्टर से लेके भारत। ये तो देखिए ड्रामाबाजी में ये लोग माहिर हैं। हमारे लोग बेचारे गरीब लोग हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ समझ भी उनको नहीं आती, कुछ वो इस तरह की दरबारों पे और कई जगहों पे जाके वो मिन्नतें मांगते हैं कि कोई अल्लाह उनकी मदद कर दे किसी के वास्ते। तो ये एक कमजोरी है जिसको ये फायदा उठाते हैं, और अब वो ये ऑनलाइन करेंगे जाके। जी अमेरिका में बैठा हुआ कोई देख चढ़ाएगा इनकी दरबार पे, माफ कीजिए कोई होगा अगर बेवकूफ तो होगा, मुझे तो नहीं समझ आती कौन होगा। उनको चाहिए कि जो लोग करें उनके नाम भी बता दें ताकि हमें भी पता चल जाए कि कितने अक्लमंद लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। नहीं सर, वो नाम क्यों बताएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है ये चंदा तो खैर वो पूरा का पूरा उसकी तरफ डालेंगे ही, मगर आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि क्या सूरत हाल है न। क्या फरमाएंगे कि डू यू थिंक कि इमरान खान साहब का 5 साल की नाअहली का दौर है, ये जो अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, डू यू थिंक कि ये रिवर्ट हो सकती है सज़ा? और कल जब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं रहेगी और मरियम औरंगज़ेब भी नहीं होंगी, सनाउल्लाह साहब भी नहीं होंगे, तारड़ साहब भी नहीं होंगे, ख्वाजा आसिफ भी नहीं होंगे, तो डू यू थिंक कि कोई तवक्को की जा सकती है बेहतर फैसलों की को सुप्रीम कोर्ट से? मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि
इन लोगों का तो ख्वाहिश तो जरूर है इन सब की कि जी इमरान खान को अच्छी रगड़ाई लगे और कुटाई हो और इनको निकाल दिया जाए और सब कुछ, तो कहते भी हैं, लेकिन करने वाले कोई और हैं। और जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, वो किसी और के कहने पे रहा, वो लोग अपनी जगह रहेंगे, वो केयर टेकर के पीछे भी वही लोग होंगे। तो ये हो सकता है कि जी एक केस कमजोर बनाया हो, उसमें कोई रिलीफ मिल जाए, मगर एक के बाद एक केस आप इनका पैटर्न देख लें कि एक आदमी को अदालत रिलीज करती है, वो इनके लीडर को, वो बाहर नहीं निकलता, दूसरे केस में पकड़ के ले जाते हैं और फिर वो वहीं चला जाता है। तो ये इसी तरह करेंगे जब तक कि बाकायदा कोई रेजिस्टेंस सीरियस नहीं आएगी अवाम की तरफ से, पार्टीज की तरफ से और इंटरनेशनली। तो वो अभी तो इनको इनको फुली ओपन फील्ड मिला हुआ है और जो करे जा रहे हैं, लेकिन ये फिर अभी रुकेगा मामला, ये मुस्तकिल तो ऐसा नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल मेरा आपके साथ है कि सेनेटर्स में सिर्फ 2 सेनेटर्स हैं जो बड़ा लाउडली बोल रहे हैं और शुनीद भी हुई है। जैसे ये जो आर्मी का एक बिल नया पास होना था, उन्होंने इस पे कहा कि इसकी कॉपियां हमको दी नहीं गई और साइन आप लेते चले जा रहे हैं, जहां पे फिर थोड़ी सी ममानियत हुई इसके ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि जनाब मुश्ताक साहब जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की कि पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान की सरहद 6 मुल्कों के साथ, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और 2 और 3 और मुल्कों से मिलती है, मगर किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के अटैक नहीं होते। क्या वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं और सरहद को मेन टारगेट किया जाता है? ही वॉज़ वेरी अपसेट। उन्होंने यहाँ पे फ्लोर पे ही उन्होंने ये स्पीच की थी और उन्होंने ये कहा कि आर्मी कहाँ चली गई है, क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं। तो कुछ फरमाएंगे इसके बारे में आप? नहीं, ये बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं कि आर्मी और खासकर केपीके में और टेररिज्म के खिलाफ जो जंग हो रही थी, जिस तरीके से हो रही थी पहले 2-3 साल पहले, काफी हद तक कंट्रोल हो गया था और बहुत हद तक हमारा अपर हैंड था और हम डिक्टेट करते थे। हमने उनको पाकिस्तान से भी निकाल दिया था इन दहशतगर्दों को और अफगानिस्तान भी वापस भेज दिया था। मगर जब से ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हुई है और इन्होंने इंटरनली अपने लोगों को पकड़ और मारपीट और ये करना शुरू किया है, और सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इमरान खान और इनके फलाने खान और वो पकड़ो, अकाउंट पकड़ो, तोशा खाना को पकड़ो, तो फलाने को पकड़ो, ये लैप्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हुए हैं। और इसका नुकसान हम देख भी रहे हैं कि जी उन लोगों को, वो भी तो देखते हैं पाकिस्तान को, वो कोई दुनिया भर से कटे हुए तो नहीं है, वो भी हर चीज उनकी नजर में है, क्या कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, और जहां जहां कमजोरी हमारी होती है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं और कर रहे हैं। कितने ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं, कितने ज्यादा लोग मर चुके हैं हमारे, और वो अभी ये लोग आपस में लगे हुए हैं अपनी पावर ग्रैब जिसे कह लें आप, या कब्जा जमाने पे और कब्जा करने पे लगे हुए हैं। लेकिन नुकसान तो फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान को ही हो रहा है और पाकिस्तान को होगा मजीद नुकसान अगर इन्होंने ये अपना तरीकाकार ठीक नहीं है। जो फोकस इनको करना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए, बाकी ईरान से करनी चाहिए, वो सब करें। इंटरनली आप अपनी आवाम से, अपने आप से लड़े जा रहे हैं और कहते हैं कि जी हम दूसरे हमको देखें ना, हम पे हमला ना करें, दुश्मन हमारे हैं तो वो तो अटैक करेंगे, आप जितना कमजोर होंगे उतना ही अटैक आप पे बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई, ये सारा कसूर इनका है और दुश्मन तो खैर दुश्मन है, उसका क्या कसूर है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब शाहीन साहब। भाई साहब, सर मुझे आप लोगों को पैगाम दीजिएगा, क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान, आज अफ़गानिस्तान को मैं देखती हूँ, आपको पता होगा कि एक आर्टिफिशियल जो दरिया बना रहे हैं और पानी के रिजर्वायर को बढ़ाने के लिए अपनी मदद आपके तहत, कोई कर्जा उन्होंने नहीं लिया हुआ और वो अपने रिमोट एरियाज़ में सोलर पैनल्स भी लगा रहे हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के वापस आने के और इस्टेब्लिश होने के और अपने आप को सेटअप करके बेहतरी की सिमत की तरफ जाने के कोई चांसेस हैं? कोई पैगाम दीजिए। देखिए, पैगाम तो सिर्फ उन लोगों को दिया जा सकता है कि जो अपना काम, जिनको करना चाहिए वो अपना काम नहीं कर रहे और बाकी सब काम कर रहे हैं।
और गड़बड़ भी वहीं से पैदा होती है कि जिसका जो काम है वो करे। जैसा कि आज बिलावल साहब फरमा रहे थे कि जी हर इंस्टीट्यूशन को अपने रहना चाहिए अपने दायरे में। हदूद के अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो इमरान खान का और उनका टाइम आता है तो वो हदूद से बाहर वो कहते हैं आप जाके इनको मारे नजर, हम तो नहीं कुछ कर सकते, आप पकड़ लें। हदूद से बाहर तो उन्होंने खुद निकाला है इनको। अब ये मसला इन सब का यही है कि जी अपने इंटरेस्ट में ये सब कुछ भूल जाते हैं, बाकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हर एक को हुदूद में रहना चाहिए। जरदारी साहब को भी अपनी हुदूद में रहना चाहिए। तो जब ये लूट मार कर रहे थे तो बड़ा अच्छा होता है इस वक्त पाकिस्तान का माहौल। सही। मगर चले छोड़े, अब बात मगर ये है कि उन्होंने सर जिनको- एक बात और की, सॉरी मैं आपसे इजाजत से, मैं आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, नहीं, नहीं, नहीं। क्विकली उन्होंने एक बात जो कही, और इसका मतलब है कि ये कौम अगले 30 साल इन्हीं ख़ानदानों के तहत चलना चाहिए, चलेगी। उन्होंने कहा कि 30 साल तक इन्होंने हुकूमत की और इन्हीं इदारों ने इंटरफेयर किया, और इनको चाहिए, नवाज शरीफ को और मियाँ साहब को और जरदारी साहब को चाहिए कि इन इदारों को इनके अपने खानों के बीच में पाबंद करें, ताकि मेरे और मरियम शरीफ के लिए अगले 30 साल तक हुकूमत करने में इनकी इंटरफेरेंस ना हो। ये कोर्ट एंड कोर्ट्स में, इट इज सिटिंग देयर इन ऑन द इंटरनेट। अच्छा, मुझे एक बात पे बड़ी हंसी आती है और पता नहीं अब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि जी नौजवान क़यादत को आने देना चाहिए, आगे आने देना चाहिए, तो खुद तो वो नौजवान अपने आप को शामिल करते हैं, साथ मरियम बीबी को भी शामिल कर लेते हैं। चलो यानी अगर नौजवानी का ये स्टैंडर्ड है बाजी, फिर आप भी नौजवान हैं सर, भाई साहब आप फिक्र नहीं करें, यू आर अ यंग बॉय। बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं, खैर भारत अब ये कहना इन्होंने शुरू किया है कि हमारे लिए आप इनको अपनी जगहों पे रखें। यानी जो कुछ हमने 30 साल तक करना था वो बिल्कुल सही किया हमने, और अब क्योंकि हमारे बच्चों की बारी आ रही है तो आप जरा कोने में बैठ जाए, एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर ना करे। एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट अलाउ इट। ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो है ना वही इन पे फिट होता है। ये कोई नहीं करने वाला, ना इनकी कोई बात सुनने वाला है। बहुत शुक्रिया जनाब शाहीन साहब, भाई साहब, सर आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। Thank you. मैं एहसानमंद हूँ आपकी, इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तो प्लीज़ राब्ते में ज़रूर रहिएगा। एहसानमंद हूँ फॉर योर एनालिसिस। थैंक यू मैम, शुक्रिया।